सितंबर में मैं सेलेक्ट हो गया था एक्सेंचर में। बट उसके बाद मेरे पास एलओआई आया, उसके बाद ना ऑफर लेटर आया ना कुछ आया। बस मैं वेट कर रहा था एक्सेंचर की ज्वाइनिंग का। उसके बीच में मैंने किसी और कंपनी में भी वर्क किया। कि आपका जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ क्या वो एसएपी में है, और क्या वो प्रोजेक्ट जो है वो आपने खुद सिलेक्ट किया है या फिर आपको मतलब ऑटोमेटिकली आ गया था? बहुत सारे लिस्ट दिए जाते हैं, फिर कोई भी प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया जाता है, तो कैसे क्या होता है? क्या सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल राइट नाउ। तो यहाँ पे हमारे साथ एक दोस्त है जो कि हमारे एक्सेंचर के साथ में, ठीक है, जिनका स्ट्रीम सैप है और वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के साथ यहाँ तक अभी पहुँचे। तो उन्होंने अपना स्ट्रीम क्लियर किया है। तो कैसे किया है, क्या चैलेंजेस फेस किए थे ड्यूरिंग एमसीक्यू, ड्यूरिंग स्ट्रीम ट्रेनिंग, ड्यूरिंग प्राइमर्स। उनके प्राइमर्स में भी अच्छे नंबर थे, बट एमसीक्यू में उतने अच्छे नंबर नहीं थे। तो वी विल गेट टू नो व्हाट इज इट। सो हिज नेम इज अमित एंड हियर इट इज। हाय अमित। हाय हाय एवरीबॉडी। बेसिकली अमित जो है वो जयपुर से हैं बेसिकली, एंड वो पुणे आए थे जो मेरे साथ स्टार्ट हो रहा है उनका ट्रेनिंग। एंड आफ्टर ऑनवर्ड्स उन्होंने अपना जो भी था स्ट्रीम ट्रेनिंग, इनको मिली थी सैप, मुझे मिली थी जावा। तो हम दोनों का टोटली डिफरेंट था, स्ट्रीम ट्रेनिंग अलग हो रही थी। तो अमित अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? माय नेम इज अमित गोयल। बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर एंड आई एम करंटली एक्सेंचर एम्प्लॉय एट जयपुर लोकेशन एंड आई एम फ्रॉम एसएपी डोमेन। या तो यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाहूंगा से कि उनको पहले मिला था पुणे का लोकेशन, ठीक है, तो उनको वो जयपुर कैसे मिला? क्योंकि सब लोग को ऐसा होता है कि उनको अपना बेस लोकेशन चेंज करवाना पड़ता है, तो करवाने का मन होता है, कैसे होगा नहीं होगा। तो उनका बेसिकली सैप था बैकग्राउंड, मतलब एसएपी, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन करेंगे। तो अमित आप बता सकते हो कि आपने कैसे, मतलब आपका लोकेशन चेंज हो गया, आपने सीधे अप्लाई कर दिया एक्सेंचर, कुछ ऐसा है कैसे, मतलब क्या हुआ था? ठीक है, या इसका मैं बता सकता हूँ। बस ऐसा है कि अपन एक्सेंचर में जो क्या होता है, अपन अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते एक साल तक, पर ड्यू टू प्रोजेक्ट, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्ट की टीम कहाँ बैठती है, तो उसके बेसिस पे अपन अपनी रिलोकेट करवा सकते हैं। जैसे मेरे साथ क्या है, मेरे पास मेल आया था कि जयपुर लोकेशन में एसएपी में रिक्वायरमेंट है, तो मैंने उसमें जस्ट अप्लाई किया कि कैन आई ज्वाइन दिस टीम, ऐसा। तो उन्होंने सब क्वेश्चंस पूछे बेसिक से कि मेरी नॉलेज चेक करने के लिए, बेसिकली कि मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूँ उनके प्रोजेक्ट के लिए, एलिजिबल हूँ नहीं। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा, उन्होंने खुद से पूछा कि आर यू एबल टू रिलोकेट जयपुर, और मेरे लिए तो घर था, तो मैंने इजीली रिलोकेट करवा लिया। इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपका जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ क्या वो एसएपी में है, और क्या वो प्रोजेक्ट जो है वो आपने खुद सिलेक्ट किया है या फिर आपको मतलब ऑटोमेटिकली आ गया था? बहुत सारे लिस्ट दिए जाते हैं, फिर कोई भी प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया जाता है, तो कैसे क्या होता है? क्या गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि अपना ऐसा नहीं होता है। अपना एक्सेंचर में क्या होता है कि डीयू होता है, कि डेवलपमेंट यूनिट बोलते हैं उसको, जो पर्सनली मैं डीयू में असाइन हुआ था, जयपुर लोकेशन के डीयू में। अब उस लोकेशन की अलग टीम अलग अलग लोकेशन पर बैठती है, बट उनको रिक्वायरमेंट जयपुर लोकेशन पे थी, तो उन्होंने मुझे डीयू में लिया पहले। देन मेरी ट्रेनिंग ऑनगोइंग थी, तो मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था साथ ही साथ, और सम यूटिलिटीज जैसे उनको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही थी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो यूटिलिटीज पे वर्क करवाया। देन उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट अलॉट किया था समथिंग अराउंड अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। ये एसएपी का ही और प्रोजेक्ट ऐसा है, तो अभी करंटली उसी पे वर्क कर रहा हूं। बेसिकली हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि प्रोजेक्ट क्या है, बेसिकली ये रिवॉल्यूशन के खिलाफ है। तो अमित, मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग होता है, तो आपने एक्सेंचर में कैसे अप्लाई किया, कहाँ से अप्लाई किया? ऑफ कैंपस था? एक्सेंचर पे मेरा अप्लाई आई गेस मेरा कॉलेज से ही था, मेरा कैंपस प्लेसमेंट था। तो मेरे पास मेरी बहुत लॉन्ग जर्नी थी एक्सेंचर से रिलेटेड। लाइक मैंने अप्लाई किया था अगस्त 22 में, तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा था। तो मैं सितंबर में मैं सेलेक्ट हो गया था एक्सेंचर में। बट उसके बाद मेरे पास एलओआई आया, उसके बाद ना ऑफर लेटर आया ना कुछ आया। बस मैं वेट कर रहा था एक्सेंचर की ज्वाइनिंग का। उसके बीच में मैंने किसी और कंपनी में भी वर्क किया। फिर उसके बाद मैं जैसे मेरे पास सितंबर 2023 में ऑफर लेटर आया एक्सेंचर का। देन मतलब 2022 अगस्त में आपने अप्लाई किया, असेसमेंट दिया, एंड फिर आपको 2023 में आपको ऑफर लेटर आया। कब आया? उसके लिए मेरे को ऑलमोस्ट एक साल वेट करना पड़ा। ऑन कैंपस था जबकि? ऑन कैंपस था। तो गाइस मेरा फिर हम सब लोग का ऑफ कैंपस होगा, बट हम लोग को अमित से इतना लेट नहीं आया होगा, लेकिन उनका ऑन कैंपस था, उनको भरोसा था, उनके कॉलेजेस थे। तो बेसिकली इतना लेट होता है, तो आप लोग को पेशेंटली वेट करना होता है, ठीक है। तो अमित, थोड़ा ना हम लोग डाइव इन करेंगे कि आपका असेसमेंट कैसे हुआ। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग होता है, कोडिंग होता है,
तो वो सब आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, क्या किया, ठीक है, क्या आपको ऑलरेडी आता था तो आपने कैसे क्या किया, थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन आप कर सकते हो तो मतलब अच्छा रहेगा। बाकी मैं डीपली तो नहीं, मैं नॉर्मली थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पहले अपना असेसमेंट राउंड होता है एक्सेंचर में। उसमें क्या होता है कि अपने लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांट ये सब आता है, और सम सीएस कोर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब था। एप्टीट्यूड वगैरह तो मेरा खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग था, अराउंड 10 से ही स्ट्रॉन्ग था, मैं करता रहता था एप्टीट्यूड वगैरह, तो वो मैंने इजीली क्लियर कर लिया। कोडिंग राउंड के लिए मैं जीएफजी, हैकर रैंक ये सब करता था, C++, पाइथन। और कोडिंग कैसे, बहुत टफ लेवल कोडिंग था या फिर बहुत इजी लेवल कोडिंग था? नहीं, कोडिंग क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के थे, मतलब लूप के आ गए, पैटर्न्स के आ गए, मतलब हाँ इजीली हर कोई कर सकता है, मतलब एक महीने की अगर मेहनत करके करोगे ना। एडवांस लेवल आप कोडर हो? नहीं, एडवांस लेवल नहीं हूँ मैं, इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। तो आपको कौन सी लैंग्वेज आती है? पाइथन आती है, जावा आती है, मतलब कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट किया था आपने? मैं कॉलेज के स्टार्टिंग में मैंने C++ सीखा था, फिर उसके बाद में पाइथन पे शिफ्ट हो गया था, तो मेरे को दोनों आती है। एंड कम्युनिकेशन राउंड इजी थे। इंटरव्यू राउंड के बारे में थोड़ा अगर बताना चाहे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे ऑन कैंपस के टाइम में? एंड इंटरव्यू राउंड बेसिकली क्या होता है, इंटरव्यू राउंड में ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि वो तुमसे क्या पूछना चाहता है, उसका मूड कैसा है। तो जैसे मेरे साथ वाले कॉलेज मेट्स थे, उनसे बहुत सौ से तो नॉर्मल एचआर क्वेश्चन पूछे कि ऐसा होगा, इस सिचुएशन में क्या करोगे, इस सिचुएशन में क्या करोगे, या फिर बहुत मतलब नॉर्मल लेवल के थे। बट मेरे वाले राउंड में क्या था, पूरा सीएस के कोर सब्जेक्ट पूछ लेते, ओएस ऊप्स वगैरह पूछा था। डीएफए क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे या फिर नॉर्मल एरे वगैरह के क्वेश्चंस थे जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं? नो, मेरे से ये डीबीएमएस वगैरह के इससे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत बेसिक लेवल के। बेसिकली गाइस ऑफ कैंपस में क्या होता है मैं बता देता हूँ, इसमें मैं इंक्लूड करता हूँ कि ऑफ कैंपस में ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपका बिहेवियर राउंड बेसिकली होता है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड ट्रेनिंग, टीम जो कॉलेज में होती है उसको कैसे मैनेज किया आपने। एंड मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे एरेज वगैरह पे, फिर जावा था मेरा तो जावा में पूछे गए, प्रोजेक्ट के बारे में क्या था, प्रोजेक्ट के डीप में घुसा गया, तो बेसिकली उनमें आपको फोकस करना चाहिए। एंड अमित का जैसे बताया, अमित का इंटरव्यू भी डिपेंड करता है टोटली कैसे क्या हो सकता है। तो क्या इंटरव्यू बहुत टफ होता है या इजी होता है आपके हिसाब से? क्या है, मेरा बहुत इजी था मेरे हिसाब से। इंटरव्यू इजी लेवल का ही होता है, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि वो टफ है। इजीली मतलब आप, मैं बता रहा हूँ ना, एक महीने की अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों क्रैक कर सकते हो इजी एक्सेंचर में। सो लीड कोड आपके लिए बेनिफिशियल था? ठीक है, मेरे लिए हाँ लीड कोड भी बोल सकते हैं, बट जीएफजी इज इनफ। गीक्स फॉर गीक गाइस, जिनको नहीं पता है, गीक्स फॉर गीक, और वहां पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये तो आपने मतलब आपको जब ऑफर लेटर आ गया, ठीक है, आपको ऑफर लेटर मतलब कब आया था? अगस्त में आया था ना? तो सितंबर 23 आपको डीओजे कब आया? डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब आई थी? डेट ऑफ ज्वाइनिंग मुझे उसके 2 से 3 महीने बाद आ गई थी, मतलब टास्क में सॉरी मैं रिकॉल करना चाहूंगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई थी मेरी Feb 24 में, बहुत लेट आई थी वो भी, मार्च में मेरा असेसमेंट हुआ था 2023 अगस्त में, मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई थी नहीं, अगस्त में मेरा टास्क मेल आया था। टास्क मेल में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ था, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने वगैरह वगैरह में? नहीं, टास्क मेल में मेरे डॉक्यूमेंट सारे एक बार में क्लियर थे, सब मेरे पास सेट था। ऑनबोर्डिंग के दिन आप क्या लेके गए? सारे डॉक्यूमेंट लेके गए थे या फिर क्या क्या लेके गए थे? हाँ, ऑनबोर्डिंग के लिए मेनली एक्सेंचर क्या करता है कि पैन कार्ड को प्रीफर करता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर एक बार के लिए आपके पास कॉपी भी होगा तो चलेगा, बट पैन कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, तो मेरे पास वो था। पैन कार्ड अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसको अप्लाई करो जाके, क्योंकि अगर वो ओरिजिनल नहीं रहा तो आपको ऑनबोर्डिंग में दिक्कत आ सकती है। तो आकाश में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, उस पैन कार्ड में आपकी करंट फोटो होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो मैच करते हैं। अभी की फोटो, कुछ साल पहले की फोटो, हाँ ये बात आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड अब बात कर लेते हैं, जब आपका ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, ये सब तो होते रहता है, बात करना चाहूंगा प्राइमर्स में आपको मॉक असेसमेंट होता है, तो कैसे नंबर आए थे, क्या कैसे प्रिपेयर किया? पहले मॉक वगैरह में शायद समथिंग अराउंड 80% मेरे आ गए थे, मतलब आपको 18 मार्क्स आए थे, 18 आउट ऑफ 20 आए थे। 80%, 16 आउट ऑफ 20। एंड प्राइमर्स में कितने नंबर आए थे अगर आप बताना चाहो तो? प्राइमर्स में अपना कट ऑफ होता है 60%, तो मेरा 14 था, 14% आ गया था, 14 मार्क्स आउट ऑफ 20। ओके ओके ओके, 15 एक नंबर से रह गया, वरना 10,000 का इंसेंटिव मिलता भाई। नहीं, वो मैंने एक्चुअली वो कोर्सेज भी कंप्लीट नहीं करे थे, 95% ही करा था।
एंड टेल मी अबाउट वन थिंग कि ना नंबर वगैरह आ गए, लेकिन आपने प्रिपेयर कहाँ से किया? मतलब वो जो पोर्टल होता है, मतलब जो पोर्टल देते हैं उनसे प्रिपेयर किया, फिर बाहर से प्रिपेयर किया, कैसे किया? नहीं, प्राइमर्स के लिए तो मैंने पोर्टल से प्रिपेयर किया था, वो इनफ होता है, मतलब वो मोर देन इनफ है। वीडियोस देख के या फिर क्या किया? जैसे मैंने वीडियोस देखे, उनका मतलब वो ट्रांसक्रिप्ट निकाला, उसको जीपीटी पे डाला एंड फिर मैं उससे क्वेश्चंस बना के प्रिपेयर किया। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब आपने नोट्स बनाए या फिर आपने क्या किया? नहीं, मेरा ऐसा होता है कि मैं कॉलेज टाइम से जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या है वीडियोस देखता था, तो मुझे उतने में समझ आ जाता था। तो मैंने अभी भी ऐसा ही किया कि वीडियो देखी और साथ के साथ नोट प्रिपेयर किए। लाइक हम सब क्या है साथ में थे, हम सब ग्रुप ज्वाइनिंग थी हमारी साथ में, तो हमने ऐसा डिवाइड कर लिया था कि एक बंदा इसके नोट्स बनाएगा, एक लड़का इसके नोट्स बनाएगा, तो एक एक सब्जेक्ट सबने पढ़ लिए थे, फिर एक दूसरे को पढ़ाया था। तो ये 2 दिन का खेल था, 2 दिन में हमने कर लिया था। मुझे भी याद है आपने AWS से करवाया था, तो ठीक है। एंड अगर आप लोग स्ट्रीम ट्रेनिंग नहीं निकालते हो या फिर आपका MCQ1 MCQ2 नहीं निकलता है, तो क्या चांसेस है आपको एक्सेंचर बाहर निकाल देगी? तो बहुत लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इसका एक्सेंचर का क्या पूरा फॉर्मेट होता है कि आप जैसे मेरा 6 महीने वाला मॉड्यूल था, तो 6 महीने वाले मॉड्यूल में क्या होता है, अपना एक प्राइमर्स होता है, उसके बाद 4 MCQ होते हैं। तो 4 MCQ प्लस एक प्राइमर्स, इन 5 टेस्टों में मिला के आपका 60% एवरेज होना चाहिए। मेरा कम था, जैसे मेरा प्राइमर्स में 14 था, उसके बाद MCQ1 में 12 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, फिर 8 ही आया MCQ4 में, तो मेरा एवरेज तो आपका 60 से कम था। आप MCQ4 में फिर फेल हो गए, फिर क्या हुआ? फिर इस पे हम लोग आएंगे। पहले इससे पहले आप बताओ कि होता क्या है इसके लिए? बेसिकली निकाला जाता है, निकाल सकते हैं एक्सेंचर, इसका मतलब निकालता है, मतलब MCQ राउंड के बाद क्या होता है कि अपन को रीटेस्ट मिलता है, उसमें अपन को 60% स्कोर करना पड़ता है। अगर वो भी क्लियर नहीं होता है तो रीटेस्ट 2 होता है, उसमें भी 60% क्लियर करना होता है। अगर वो नहीं कर पाए तो फिर एक्सेंचर निकाल देता है। कुछ के साथ हुआ है जिसको निकाला भी है। ओके, सो गाइस, अगर आपका है MCQ तो उसको बहुत सिंसियरली तरीके से दो। तो जो मैंने चीजें यूज की है उसका वीडियो यहाँ पे आ रहे होंगे साइड में, जाके आप देख सकते हो। बट अमित ने क्या स्ट्रेटजीज यूज की, क्योंकि उनका सैप था तो बहुत ही अलग होता है, बहुत ही SAP जो है बहुत ही अलग है, ठीक है। तो उनके बारे में अगर आप बताना चाहो कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था MCQ1 के लिए, कैसे आप मतलब टेंशन में थे या फिर क्या था, कैसा आपका पहला MCQ गया और कहाँ से प्रिपेयर किया, रिसोर्सेज क्या यूज किए, या क्या डिटवेल यूज किया या फिर यूट्यूब से यूज किया? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है SAP का कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन पे, मतलब कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या किया आपने? मतलब इसमें कोडिंग भी है? नहीं, ऐसा क्या होता है, अपन को जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है ना, तो एक D2L पोर्टल मिलता है, तो उसमें जिस भी अपनी स्ट्रीम की ट्रेनिंग है उसमें उसी स्ट्रीम के सारे वीडियोस PPTs वगैरह है, तो आप उससे इजीली पढ़ सकते हो। तो मतलब कंटेंट तो है, ऐसा नहीं कि आप अपन सोचे कि कंटेंट नहीं, बस ऐसा है कि अगर YouTube पे ढूंढने जाएंगे तो वहां पे नहीं मिल पाएगा SAP का, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर मिलेगा तो बहुत लेंथी कंटेंट है, तो वो क्लियर नहीं हो पाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने क्या किया था, D2L पोर्टल से पढ़ा? हाँ, मैंने D2L पोर्टल से जो PPTs थी और जो अपने वीडियोस थी उनको देखा, उनसे पढ़ा। तो MCQ1 में मेरा 12 मार्क्स आया था, तो मुझे लगा ठीक है 60% है, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा, मुझे तो बस 60% चाहिए। बट जब MCQ2 में कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते हैं, कोई भी मतलब जो मिलता था प्राइमरी में मिल रहा था, जिसमें आपको 15 मार्क्स आने थे, यहाँ पे बस आपको पास करना है, 12 नंबर पास पे सब कुछ। मैं तो मतलब मेरे को तो बॉर्डर पे भी चलेगा, मेरा यही हुआ था कि 60% आया था फर्स्ट में, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो गया था कि यार सेकंड में निकाल दूंगा, बट सेकंड में फिर मेरा 50% ही रह गया, तो फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। आए थे भाई, मुझे 18 आए थे, फिर मेरा कम होते गया था मेरा। यू आर कितने स्टूडियस टाइप ना। चलो मूविंग फॉरवर्ड, तो मैं पूछना चाहूंगा कि D2L पोर्टल से आपने जब पढ़ा, तो जब भी MCQ वगैरह, MCQ2 MCQ3 सब कुछ ऐसे आपने निकाला, मतलब इजी था फिर? मतलब सब MCQ इसी से निकाला, बट तो जो आप MCQ4 में आप फेल कर गए, जहां तक आपने बताया अभी, MCQ4 में आप फेल कर गए, क्या फीलिंग था? मतलब प्रिपेयर क्या, मतलब डर लगा, क्या लगा? मैंने एवरेज काउंट किया था, 3 तक का रिजल्ट मेरे पास था, प्राइमर का रिजल्ट मेरे पास था, तो मैंने इनका एवरेज काउंट किया तो मेरा 58 पॉइंट समथिंग था एवरेज। तो मैंने सोचा यार इसमें एक मार्क्स ज्यादा चाहिए, तो एक थोड़ा सा प्रेशर बोल सकते हैं कि सेल्फ प्रेशर आ गया था, तो फिर मेरे को 13 मार्क्स चाहिए थे। तो जब आया एग्जाम तो उस टाइम पे फंबल कर गया। फिर आपका हैंड्स ऑन MCQ आपने दिया, फिर हैंड्स ऑन भी था, तो हैंड्स ऑन में क्या हुआ? हैंड्स ऑन में आपने पास क्लियर किया, क्या किया? हैंड्स ऑन में पता है, हैंड्स ऑन में भी बहुत अच्छी चीज हुई मेरे साथ, वो सबसे यूनिक चीज है।
हैंड्स ऑन में अपने क्या होता है कि अपने जो एक कोडिंग क्वेश्चन मिलता है उसको सॉल्व करना होता है, वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कोडिंग होता मतलब क्या उसमें टेस्ट पास करने होते हैं आपका, मतलब कैसे होता है? हम लोग का जैसे हम लोग का हैंड्स ऑन कोड लिखना था। है। जावा में जैसे मुझे जावा का पता नहीं है, उसमें कोड वगैरह होगा। हमारे क्या था, एक सिनेरियो टाइप दिया था कि सिनेरियो है, कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो उसके अगेंस्ट तुम्हें कोड लिखना है, वो रन करना चाहिए बेसिकली, और उसका एक सैंपल आउटपुट जैसा अपने नॉर्मल कोड में होता है वैसा सैंपल आउटपुट था, वो हमको लाना था। तो उसका कोड मैंने कर दिया था, मेरे सारे टेस्ट केस रन थे, बट फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि उसको सबमिट कैसे करना है, क्योंकि मैंने मॉक नहीं दिया था उसका। तो उसमें मैं मतलब टाइम अच्छा खासा मिलता है, तो फिर मैंने उसमें सर्च कर पुरा के जैसे तैसे सबमिट कर दिया, बट मेरा कोड 100% रन था, 100% क्लियर आउटपुट आ रहा था, रिक्वायर्ड आउटपुट। एंड कोड अगर रन ना हो अमित, अगर कोड रन ना हो, ठीक है, तो क्या वो फेल कहलाता है या फिर वो पास कहलाता है? नहीं, ये डिपेंड करता है, इसका क्या है, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। लाइक एंड मेरा कोड 100% रन था, 100% कोड रन था। इसमें भी मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, 10 मार्क्स अपने कोडिंग के होते हैं, 10 मार्क्स वाइवा के होते हैं। तो मेरा कोड 100% रन था, तो मेरे को 10 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट मेरे ओवरऑल 60% दिया उसने। अब मुझे नहीं पता कैसे दिया, इंटरव्यू में भी मेरे से समथिंग 5 क्वेश्चन पूछे थे और 4 के मैंने सही जवाब दिए थे। वन थिंग आई नीड टू ऐड ऑन, लाइक एसएपी जब आपका हैंड्स ऑन होता है गाइस, तो उसके बाद आपका होता है वाइवा। एंड अगर वाइवा में आप लोग क्लियर नहीं करते हो, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, तो भाई का वाइवा कैसे हुआ? क्योंकि भाई की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए थे, तो भाई कैसे आपने क्लियर किया? मेरा वाइवा से पहले मैं थोड़ा नर्वस था कि क्या पता क्या होगा, कुछ हार्ड पूछ लिया तो मैं बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा ऐसा ऐसा, बट उसने जो पूछा ना वो क्वेश्चन में इजीली बता दिया। मतलब 5 क्वेश्चन किस पोर्शन पे क्वेश्चन था, किस पोर्शन पे क्वेश्चन था आपका वाइवा के अंदर? मतलब क्या पूछा गया आपसे? कोड से पूछा गया, बाहर से पूछा गया, टॉपिक से पूछे गए, क्या पूछा गया? वाइवा के अंदर एक तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले उसने ये पूछा कि तुम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कहाँ हो अभी, ऐसा नॉर्मल। तो मैंने बता दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। तो फिर उसने पूछा कि तुम्हारा रोल क्या है इस प्रोजेक्ट में, मैंने रोल वगैरह बता दिया कि मेरा ऐसा डेवलपर का रोल है, ये है वो है। तो डिपेंडेंसी पूछी उसने, तो उसको एक पता लग गया कि हाँ ही हैज अ नॉलेज और ये वर्क कर रहा है। तो उसके बाद उसने ये पूछा कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, जो हैंड्स ऑन में क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत से लोग क्या है चीटिंग का सोचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन अपन ने एक क्लास, जैसे मेरा क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने का था, तो मैंने पहले एक क्लास बनाई, देन उस क्लास को दूसरे में रिट्रीव करके रिपोर्ट बनाई, देन वो रन हो गया इजीली। तो ऐसा नॉर्मल पूछा। फिर उसने अपने एसएपी में होता है कि सीडीएस यूज क्या होते हैं, इसकी वो स्ट्रेंथ बता दो या फिर इसकी वीकनेसेस बता दो, अपन सीडीएस यूज की जगह क्या यूज कर सकते हैं इसकी वीकनेस को दूर। मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादा हार्ड नहीं था। मतलब प्रोजेक्ट से कुछ नहीं पूछा गया आपको? प्रोजेक्ट से नहीं, उससे रिलेटेड उसने पूछा था कि बस डिपेंडेंसी क्या है, क्या रोल है, किस चीज का प्रोजेक्ट है, दैट्स इट। बाकी लोगों के साथ जो मतलब भी क्वेश्चंस, मतलब बाकी लोग का भी जो भी वाइवा हुआ था, उनसे कोई मतलब आपको अगर आइडिया हो, कि आइडिया होता है जनरली, तो कैसे क्वेश्चन पूछे? नहीं, सबसे मैंने ज्यादा बात करी नहीं, क्योंकि क्या है मेरा पुणे लोकेशन था ज्वाइनिंग का, तो मैं क्या डिस्कनेक्ट हो गया था ऑलमोस्ट, तो फिर मेरी बात नहीं है। बट उनसे भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब 5-6 बंदे थे। One more thing I want to ask you, like आपने हैंड्स ऑन के लिए कैसे प्रिपेयर किया? D2L पोर्टल में डेमोस को जाके देखा, जैसे मैंने देखा था, तो वहां से सिमिलर क्वेश्चन आपको आया या फिर आपने बाहर से कुछ प्रिपेयर किया? तो मुझे पता है कि आपने उससे पीपीटी से किया, बट स्टिल डेमोस से क्या क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आते हैं इसके अंदर, मतलब जो हैंड्स ऑन होता है, फिर नहीं आते, क्या होता है? ये डेमोस से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये है कि एक्सेंचर ऑलमोस्ट जैसे मेरा पूरे जो बैच था सबको सेम ही क्वेश्चन आया था, पूरे बैच को सेम क्वेश्चन था। तो फिक्स होता है कि जैसे एसएपी के अंदर क्या होता है, एक स्मार्ट फॉर्म्स होता है, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं सारे एक्सेंचर, नॉर्मल रिपोर्ट क्लासेस से पूछते हैं, मतलब 3-4 तरह की चीजें हैं, उनको आप सीख लो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ऑलमोस्ट फिक्स है, बस पैटर्न चेंज कर देते क्वेश्चन का। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू, लाइक व्हेन जब अगर मान लो कि किसी का एमसीक्यू 4 नहीं निकला है, फिर भी उसका हैंड्स ऑन होगा? मेरा साथ हुआ ना, मेरे साथ यही हुआ कि मेरा हैंड्स ऑन क्लियर हो गया था, पर एमसीक्यू 4 नहीं हो पाया था। तो फिर मेरे को रिटेस्ट दिया, रिटेस्ट भी मेरा दिवाली के एक दिन पहले ही मीटिंग करी उन्होंने कि
कभी भी हो सकता है, मतलब उन्होंने कोई डेट नहीं बताई एक्सपेक्टेड, उन्होंने बोला हो सकता है कि तुम्हारा कल ही रीटेस्ट हो सकता है परसों हो, ऐसा है, बट जिस भी दिन होगा उसके 24 आवर्स बिफोर अपने पास टेस्टिंग आ जाएगा। तो फिर मेरा अभी नवंबर में था, 4 नवंबर को मेरा रीटेस्ट था, रीटेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया, उसमें मेरे 36 आउट ऑफ 40 आए थे, तो उसके बाद फिर मैंने कुछ था। सो अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये है, अगर आप अमित अपनी आप लाइफ को रिवाइंड करना चाहो और स्टार्टिंग में चले जाओ MCQ 1 या फिर प्राइमर्स के टाइम में, तो जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो लोग तो कैसे उसको प्राइमर्स के लिए, MCQ के लिए या फिर हैंड्स ऑन के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कहाँ से कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, K12 से पढ़ना चाहिए या फिर बाहर से पढ़ना चाहिए, यूट्यूब देखना चाहिए, मतलब प्राइमर्स के लिए भी आप बताओ एंड वाइवा के लिए, हैंड्स ऑन के लिए भी बताओ एंड MCQ के लिए भी बताओ एंड वाइवा के लिए बताओ, सबके लिए बताओ मुझे कि मतलब क्या कर सकते थे आप अपनी जिंदगी में, तो दे विल गेट टू नो। या मैं इसके लिए बताऊंगा कि अपना ये है कि ट्रेनिंग के वाइज डिपेंड करता है, 2 महीने का मॉड्यूल है तो तुम्हारे 2 MCQ होंगे, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी तो तुमको पर्सनल प्राइमर्स, और सबसे बेस्ट चीज जो है कि तुम प्राइमर्स में जितना मैक्सिमम हो सके स्कोर कर लो, क्योंकि एट द एंड एवरेज देखा जाता है। वही आकाश के साथ, तो आकाश का प्राइमर्स का बहुत अच्छा था, मेरा थोड़ा लो था, तो वो एंड में काम आता है, प्राइमर्स में इजी होता है स्कोर करना। जैसे मुझे प्राइमर्स में आए थे 15, तो मुझे जितने भी एग्जाम्स है ना सब में 15 था, तो मेरा एटलीस्ट 15 ज्यादा ही था, मेरा 85% था। तो मेरा जब MCQ 4 हुआ ना, उसमें मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे को 8 नंबर आए थे भाई MCQ 4 में, वो बोला भाई ये क्या है, फिर भी मेरा 79% था भाई। तो गाइस प्राइमर्स इंपॉर्टेंट है, प्राइमर्स को पढ़ो। MCQ 1 जो जितनी जल्दी आप एवरेज कंप्लीट कर लो, अमित का बोलना यह है कि जितनी जल्दी आप एवरेज गेट कर लो, हर एक एग्जाम में MCQ 2 तक भी अगर आप ला रहे हो 95%, फिर 2 MCQ आपको मायने भी नहीं रखते, मतलब एवरेज निकाल लो। बट वन थिंग इज दैट एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा ऐसा होता है कि मैं लास्ट एग्जाम नहीं दूंगा और मेरा 60% अबव हो रहा है तो मैं नहीं देता। एक और चीज, और अगर MCQ आपका निकल जाता है, फिर भी अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं निकलता है, रीटेस्ट 1 होता है, रीटेस्ट 2 होता है, तीनों रीटेस्ट के बाद भी अगर आपका हैंड्स ऑन नहीं निकलता है, फिर नहीं निकलता है, स्टिल आप लोग बाहर हो सकते हो कंपनी से। तो गाइस MCQ अगर एवरेज पूरा हो भी रहा है, स्टिल आप लोग अपना हैंड्स ऑन पे फोकस करो, उसको निकालो। और वाइवा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड कोड भी। तो जैसे अमित ने बताया D12 पे जाओ, D12 पे जाओगे, कोड से PPT के नीचे होता है डेमोस को प्रैक्टिस करो। एंड जैसे अमित ने बताया कि उनको रन करने नहीं आ रहा था, तो ये सब चीजें जो है आपको नोट डाउन करनी है, स्टार्ट से प्रिपेयर रहना है। एंड मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है SAP के लिए बेसिकली, क्योंकि क्या अपन जावा, .NET, C++ जो बाकी स्ट्रीम होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मल कोड है वो रन कर जाएगा, टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। पूरा अपन को एक पेज, मतलब वर्ड फाइल देते हैं वो लोग, वर्ड फाइल में स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब कुछ ऐड करना पड़ता है, अपने कोड का नाम लिखना पड़ता है, तो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके लिए मॉक दे लेना। मैंने भी मॉक नहीं दिया था, इस वजह से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, बट हो गया, मैनेज कर लिया, मैं जुगाड़ कर लेता। तो गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, हमें जरूर से जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीबॉडी जो कि नए नए ज्वाइन कर रहे हैं। और ये जो एंड में पॉइंट्स है उनको कंसिडर करो, लेकिन जो बीच के पॉइंट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लाइक प्राइस लाने हैं, फिर आपको MCQ 1 में क्या करना है, MCQ 2 में क्या करना है। तो अमित का जर्नी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, लेकिन इससे हम लोग ने एक चीज सीखा कि परसेंटेज मेंटेन करो, प्राइमर्स में अच्छे नंबर लाओ, एंड हैंड्स ऑन के लिए प्रिपेयर रहो, मॉक दो। एंड एनीथिंग यू वांट टू ऐड अमित? नो, नथिंग फॉर नाउ, बस करते रहो अच्छे से। सो आई थिंक I have covered all the topics, Amit, and thank you so much for your time right now. And if there anything, if you need it, guys, please comment करो, Amit reply करेंगे, ठीक है? And for all the further assessment, MCQ, and whatever it is, all the best. And I wish you all the best, Amit, also for your further journey throughout Accenture and other companies, whatever it is. So thank you for your time. All the best, guys, and thank you, Akash. तो गाइज ये था हम लोग का वीडियो विद अमित, जिसने सारी टॉपिक्स जितने भी डाउट्स थे आपके साथ क्लियर हो गए, अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड डू लेट योर फ्रेंड ऑल्सो नो कि हम लोग ये मतलब ऐप का कुछ तो आया है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट डाउन ऑल योर डाउट्स, ओके, ताकि मैं ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस बनाते रहूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आकाश साइनिंग ऑफ।